नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर बता दें। आपको बता दें, एक बार फिर हाथरस सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो 4 साल पहले एक घटना घटित हुई थी, जिसमें दलित युवती की मृत्यु हो गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आज एक बार फिर वो पूरा हाथरस सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी इस वक्त हाथरस पहुंचे हुए हैं और पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, उनकी इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उन्होंने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि राहुल हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेट है और पूरे उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके की वो जो काम है वो कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में ही संभल हिंसा के में मारे गए युवकों के परिवार वालों से भी दिल्ली में मुलाकात की थी, बहन प्रियंका गांधी के साथ, और आज वो संभल में एक बार फिर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई इस पूरे मामले पे। आइए आपको पूरे बयान को सुनाते हैं जो सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है। उनका बयान आप सुनिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ, कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। धन्यवाद। तो आप ये सुन रहे थे, डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक राहुल गांधी पर हमलावर है। आपको बता दें कि संभल में एक और बार संभल चर्चा में आया। आपको बता दें, जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको प्रशासन ने नोटिस थमाया है। ये नोटिस उन्होंने जो थमाया है वो उनके मकान को लेकर के थमाया। उन्होंने बताया कि आप अवैध जो निर्माण करा रहे हैं, बिना नक्शा पास कराए आप निर्माण करा रहे हैं। आपको नोटिस दिखाते हैं जो प्रशासन ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को थमाया है। उन्होंने इसके जरिए आरोप लगाया है कि बिना नक्शा पास कराए जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो निर्माण करा रहे हैं, और जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा जो नोटिस है प्रशासन ने वो थमाया है सांसद, सपा के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क। क्योंकि संभल में हिंसा जब हुई थी तो उसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही थी, और इनके खिलाफ जो सपा के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी जो FIR है वो दर्ज की गई थी और इनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो उनका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसको लेकर के जो प्रशासन ने इनको नोटिस थमाया है कि आप जो निर्माण करा रहे हैं उसका नक्शा दिखाएं, बिना मानचित्र के आप पूरा का पूरा निर्माण करा रहे हैं। इसको लेकर के जो प्रशासन है उसने सपा सांसद को नोटिस थमाया। अब आपको एक और बड़ी खबर आपको संभल से ही बताते हैं। सपा संभल में ही जो प्रशासन है, ASP है और CO ने एक मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने वहां के तमाम धर्म गुरुओं से अपील की है और एक सख्त हिदायत दी है कि जो धर्मस्थल है वहां पर जो वो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, अत्यधिक जो मात्रा में लगे उनको उतारा जाए और एक निर्धारित सीमा के अंदर ही इस पूरे लाउड स्पीकर को चलाया जाए। वो आपको हम मीटिंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो ASP और CO के साथ, तमाम धर्म गुरुओं के साथ जो वहां का प्रशासन है वो बातचीत कर रहा है। संभल हिंसा को लेकर के सरकार सख्त है और इसी को लेकर के तमाम मीटिंग ली थी आपने, क्या मीटिंग ली, क्या निर्देश दिया, किन लोगों की मीटिंग ली थी? सभी धार्मिक स्थलों में कुछ जगहों पर माइक की आवाज़ें आ रही थी। इस संदर्भ में मीटिंग ली गई है और मौलौनाओं आदि से बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत है उसके अनुसार माइक रखेंगे। माइक की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, परिसर के अंदर ही एक छोटा माइक रखेंगे जो परिसर के अंदर ही आवाज़ आए। सभी ने इस पर सहमति व्यक्त की है और उनसे पूछा गया कि कोई आपत्ति यदि हो तो वह लिख के दे दें। तो सभी ने इसमें कोई भी आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं कराई। सभी की सहमति है कि माइक जहां भी लगे होंगे वो उतार लेंगे और कहीं भी माइक की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, परिसर के अंदर ही माइक की आवाज़ रहेगी। सर, सभी धर्मगुरु इसमें हाँ, सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे हैं और सभी के द्वारा सहमति व्यक्त की है।
और साथ ही में एक चीज और हिदायत भी दी गई है कि बच्चों को, जो बच्चे हैं वो विवादित पोस्ट या भड़काऊ पोस्ट ना डालें। इस तरीके की हिदायत भी प्रशासन ने दी। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके, और आज की जो बड़ी खबरें हैं, 12 बड़ी खबरें हमारे प्रदेश की हैं, वो आज हमारे सहयोगी एक एक करके हमारे स्क्रीन पे जुड़ेंगे और वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, आईबीसी के दर्शकों को बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने सहयोगी आदर्श के पास। आदर्श हरदोई में है और हरदोई में एक ऐसी जगह पर है, आप सबसे बड़ी बात बता दें कि बड़ी दिलचस्प है ये पूरी कहानी, जहाँ पे हरदोई में इस वक्त आदर्श मौजूद है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो नागिन होती है वो नाग का बदला लेती है। कुछ ऐसी कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई से आ रही है, जहां पर हमारे जो सहयोगी आदर्श है उस पीड़ित युवक के साथ है। बताया जा रहा है कि 4 बार नागिन ने इस युवक को काटा है, लेकिन ये बच गए। हमारे सहयोगी पूरी आगे की घटना बताएंगे। आदर्श बताइए, पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, आईबीसी के दर्शकों को। अगर ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सबाजपुर थाने के जो कौन गाँव है, जयपुर गांव का है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए, एक पुरानी फिल्म की कहानी नहीं, जो नागिन आती थी उसमें नाग मर जाता था, 4 लोगों से वो बदला लेती थी। वही ना कहीं पर एक हरदोई में भी एक ऐसी कहानी सामने आई है। वो हमारे पास में वो भैया बैठे हैं, जिनको एक बार नहीं 4 बार उस नागिन ने काटा है। वो एक बार जब काटा, उनको इलाज कराया गया, ठीक हुए, दोबारा फिर उसको काटा, फिर इलाज कराया गया, आज चौथी बार फिर काटा। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर गांव पूरा नागिन को लेकर एक दहशत में है। हम उन्हीं से पूछेंगे आखिर वो क्या है पूरा मामला, नागिन आपको क्यों काट रहे, क्या वजह है? भैया क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। ये नागिन आपको क्यों काट रहे, क्या वजह है? मैं खेत को जा रहा था तो वहाँ पे 2 सांप लड़ते हुए मैंने देखा, तो मैंने उन पे डंडा चलाया, उसमें से एक मर गया, एक और घुस गया झाड़ियों में। तेज बोलो। तो 2 साल बाद मैं खेत पे गया, वहाँ तो वहाँ खेत पे मूंगफली में घुसा तो उसने सांप ने मुझे काट लिया। वहाँ से सीधा मैं हरदोई उठा ले गए, तो वहाँ वालों ने लखनऊ के लिए रेफर किया, तो लखनऊ गए तो वहाँ वहाँ से ठीक होकर आ गए। तो उसके बाद मैं चला गया फरुखाबाद, तो फरुखाबाद दिन फिर उसने घर पे काट लिया। ये ये नागिन ने क्यों काटा आपको, क्या वजह है? लड़ते हुए मैंने सांप मार दिया था एक, उसमें से एक और घुस गया झाड़ियों में। कहाँ कहाँ काटा, दिखलाएंगे क्या आप हमको? दिखाइए जरा। ये देखिए, ये पहिया नागिन ने इसे उंगली में काटा है। बताइए। ये 4 उंगली में बार इनके आदर्श काटा एक हुआ है। उसके बाद दिखाइए दिखाइए दिखाइए। जी ये पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये पैर में काटा है, देखिए ये 2 जगह काटा है। आदर्श 4 बार एक नागिन ने हमला किया, जैसा ये बता रहे हैं, और 4 बार ये बच भी है। इनको सबसे बड़ी बात है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सांप या जो काटते हैं तो उसके बाद लोग झाड़ फूक के लिए आसपास के कहीं किसी कोई आश्रम में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे झाड़ा फूका जाता है। लोग कई बार गांव देहात में इस तरीके की खबरें आती हैं कि लोग चले गए अस्पताल जाने से पहले। एक सबसे बड़ी बात है कि इनसे एक चीज और भी जानने का प्रयास करेंगे, जब इस तरीके की घटना हुई, इनको नागिन ने काटा, तो ये कहाँ गए? अस्पताल गए कि वहां गए जो जहाँ झाड़ फूक होती है, जिस तरीके से लोगों की चीजें सामने आती है? आप इनके पिता से पूरी जानकारी करें, वो इधर आइए। क्या नाम है आपका? अहमदलाल। ये जब नागिन ने आप इसको काटा था, आप कहाँ इनको ले गए? झाड़ फूक कराने ले गए या हॉस्पिटल, कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए। क्यों काटा, क्या वजह रही इनको? वजह तो नहीं बता सकते क्यों काटा है, लेकिन अभी ये इसने बाद में पता लगाया, इन्होंने 2 साल पहले एक कर्म मार दिया। जी। दोनों लड़ते थे आपस में, लेकिन इसने डंडा चला दिया, एक तरफ से मर गया। और मरने के बाद लगभग 2 साल हो गए होंगे, और 2 साल बाद इसको सांप नहीं काटा। तो वही वो जो बता रहा है कि जो स्तर पे आदर्श कितने अंतराल पर इनको कई 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 इनको काटा है? मतलब एक ड्यूरेशन, ये टाइमिंग है, कई कितने दिन पहले, ये कितनी बार ये वारदात, मतलब जिस तरीके की जो ये घटना घटी, काटा है नागिन ने, कितनी बार इनको काटा और किस किस ड्यूरेशन पे काटा? मतलब कितने महीनों का अंतर था, दिन का अंतर था, कितने दिनों का अंतर था? ये कितनी बार काटा है, कितने जगह मतलब काटा है, और कहाँ कहाँ मतलब? 2 बार तो खेत में काटा है और 2 बार घर पे काटा है, 4 बार काटा है। 4 बार काटा है। अब भी वो क्या नागिन आ रही है क्या? हाँ, अभी जो है 21 तारीख को भी पिछले को काटा है, और वो भी 3 तारीख में काटा है जल्दी में। अखंड जी, कहीं ना बना, ये गांव जो है पूरा नागिन को लेकर एक दहशत में है।
और यहाँ पर जो जब दिन तो कट जाता है लेकिन रातें नहीं कटती हैं, डर लगा रहता है कि नागिन कहीं ना कहीं और किसी के घर में न चली जाए। लेकिन नागिन इनको ही टारगेट किए हुए है, जब भी वो कोई वारदात होती है वो यहीं पर आती है, इन्हीं पर अपना बदला लेती है। क्या, और एक बार नहीं 4 बार काटा है अखंड जी। बिल्कुल आदर्श, ये बड़ी खबर है और ये जिस तरीके से आप ये पूरी बात बता रहे हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी बात सुना रहे हैं, बिल्कुल दहशत का माहौल होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार एक नागिन ने इनको काटा है और टारगेट करके काटा है। कहीं न कहीं जो फ़िल्मों में हम देखते थे, वो कहीं न कहीं आज हमें सच्ची, ये पूरी जो कहानी, फ़िल्मों की कहानी, वो सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अब चलते हैं इंद्रवीर के पास, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन-सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अगर बात करें तो रैली की कहीं ना कहीं दो खबरें हैं बड़ी, लेकिन अगर बात करें कल की, कल जहां पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव रायबरेली विजिट पे रही, एक दिवसीय दौरे पर रही, और दौरे के बाद दौरे के दरमियान एक ऐसी घटना हुई जिसमें जो है कहीं से जो है वो नहीं रहा, लेकिन उसमें पुलिस का भी प्रतिक्रिया आई, और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जो दी है वो अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं, उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो है एक अपने एक्ट के माध्यम से एक वो भी किया है। मैं चाहूंगा दिखाने की भी कोशिश करें तो इससे ज्यादा अगर जो है किया है कि फरियादों को जेल, सरकार फेल, और ये कहीं ना कहीं उस घटना से रिलेटेड करता है रायबरेली के। इन्होंने अभी 17 मिनट पहले अपने एक्ट के माध्यम से उस पर सोशल मीडिया पे डाला है, और इससे ये था कि एक महिला जो है आती है और वो उसका अपने घरेलू जमीन को लेकर के विवाद चल रहा होता है, और उसकी बहन एसपी ऑफिस में ही कार्यरत होती है, और उसको लेकर के वो महिला का काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। और इस ऐसे दिन पे आती है जब खासकर ये जो है ये महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव विजिट पे होती है, और उसके बाद जब पुलिस की भी ना सुनते हुए उन्होंने काफी चिल्लम चिल्ला करी और कई ऐसी चीजों को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करी, जिनका नाम रचना मौर्य बताया जा रहा है, जो थाना जो है सदर के अंतर्गत ही आती है, कोतवाली सदर लगता है। और ये जब घटनाएं हुई तो इस घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा, और क्योंकि एसपी ऑफिस के जस्ट बाहर ये हल्ला कर रही थी और कई सारी चीजों को लेकर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही थी, कई पुलिस वाले के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाए, तो वहीं पे उसको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपने एक्स के माध्यम से जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि फरियादियों को जेल, सरकार फेल। तो ये बहुत बड़ा तंज है, भाजपा सरकार फेल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तंज अखिलेश यादव का है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये उस तरीके से हाई लेवल को एक छोटे से मामले को कर रहे हैं, तो ये अपनी उनकी खैर एक राजनीति है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, तो ये एक है। और दूसरा, कल जब बात हुई थी हमारी आपकी अखंड, तो हमने बताया था कि कल आपसे जेल में एक बंदी की जो है मृत्यु हो जाती है, और उसमें आज पोस्टमार्टम हुआ है, और जब ये बॉडी जो है उनके घर वालों को सौंपी गई है, तो वो बॉडी जो घर पे गई है, तो वहां पे लोकल जो उनके गार्जियन, उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मौके पे खैर खीरो थाना लगता है, खीरो थाना वहां जहाँ मौके पे गांव में पुलिस प्रशासन जो महकमा है, सीओ लालगंज, वो भी मौजूद है, और पूरी कोतवाली है, एक दो वहां पे थाना है, कई भारी बल में जो है पुलिस पर मौजूद है, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं क्योंकि उनका ये इल्जाम है, जैसे मैंने कल ही बताया था कि अगर बात करें जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह, तो अमन कुमार सिंह ने बताया था कि जिस दिन के बंदी हमारे जेल में आए थे उसी दिन ये बीमार थे। खैर उन्होंने एक चीज और स्पष्ट किया था आईबीसी के साथ में, क्लियर किया था कि ये जो है जब अल्कोहल एडिक्टेड थे, और उन्होंने ऐसा बताया था। खैर अभी जब इससे एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा से आईबीसी 24 संवाददाता से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है, और पोस्टमार्टम में किसी तरीके की कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो दर्शा सके कि पुलिस की मार से। और घर वालों का इल्जाम लगाना यह है कि ये जब जिस दिन से पुलिस इनको उठा के ले गई थी, उसी दिन इनको जो है थाने में मारा गया था, और इनके साथ कई ऐसी चीजें जो घटित हुए यहाँ से ले गए। और हम चाहेंगे वो बाइट है क्योंकि इनकी माता जी का अगर अपने पास है तो वो प्ले कर दे एक बार, क्योंकि वो दिखाना जरूरी होता है हमारे दर्शकों को कि हम लोग जो दिखा रहे हैं वो सत्य है सर। अगर तो देखिए दुख वाला है ना, कुछ कहने के लिए ठीक है, दबंगई होती है तो सारे लोग शांत हैं, यहाँ के इनके गरीब आदमी हैं, तो नहीं ऐसा साहब ना नहीं भाई नहीं है, एक आदमी गाड़ी लेकर सड़क पे चले जाता है, इतना रास्ता पूछते पूछते आने में आधा घंटा लग गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए वहाँ पे बताइए बताइए इंद्र भी बताइए जी, बताइए इंद्र भी बताइए। ये वहाँ की तस्वीर है अखंड, जो कि घर वालों का कहना है कि 5 तारीख को जिस दिन इनको
गिरफ्तार किया गया, उसी दिन जो है इनके साथ पुलिस ने बड़ी बदसलूकी से इनके साथ मारपीट करी और उसके जरिए ये जो है बीमार रहे जेल में भी। और इनको जिला अस्पताल जब कल जो है जिला अस्पताल ले जाया गया तो ज्यादा हालत इनकी खराब होगी, जिला अस्पताल जाते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। खैर इससे किसी तरीके का कोई अभी स्पष्टीकरण किसी तरीके से पुलिस की अधिकारी कोई उसमें नहीं कहा गया, लेकिन जब हमारी बात हुई संजीव कुमार सिन्हा जो एडिशनल एसपी रायबरेली है, तो उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं आई है और इनकी मृत्यु नॉर्मल बीमारी से हुई है, ये पुलिस का कहना है। और घर वालों का कहना है कि इनको बहुत ज्यादा मार दिया गया था पुलिस की तरफ से और ऐसे ही ये इस वजह से बीमार रहे। खैर ये एक जो है आबकारी विभाग की उसमें थी और ये आने वाले समय में अल्कोहल आबकारी विभाग ने जो छापा डाला था पुलिस की वजह से, तो उसमें ये गिरफ्तार किए गए थे और ये अल्कोहल एडिक्टेड बताए जा रहे हैं। जी अखंड, ये है पूरा मामला। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए लोग हैं, उनके परिवार का एक सदस्य चला गया है, उनका काम है आरोप भी लगाना और अब आरोप की सत्यता तो जांच में पता चलेगी कि क्या आरोप सही है। कि इस समय जो पीड़ित परिवार है उसका एक सदस्य चला गया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में रोष होगा और उसी रोष को व्याप्त कर रहे इस तमाम चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अब चलते ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ में उपचुनाव है, उपचुनाव का माहौल बहुत ही गर्म चल रहा है क्योंकि अब मात्र अगर बात करें तो 3 से 4 दिन बचे रह गए। 15 तारीख को शाम को 5 बजे जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, 16 तारीख को बैटिंग रहेगी, 17 तारीख को जो है मतदान पड़ेगा। और इसी को लेकर के जिस तरीके से भाजपा में उत्पैठ मची है क्योंकि भारतीय जनता युवा पूर्व जिला अध्यक्ष जो है रवि गुप्ता, कल फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। पहले तो उन आरोपों को लेकर के हम प्रत्याशी के पास ही है, प्रेमलता जी के सुपुत्र है विशाल सिंह, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार ये अपने पिता चुनाव में ये बढ़ चढ़ के साथ में रहे हैं। सर पहले ये जानना चाहेंगे रवि गुप्ता, क्योंकि इस समय थोड़ा सा बहुत ही नाम चर्चाओं में है और जिस तरीके से रवि गुप्ता का एक आरोप चल रहा है कि जौनपुर के धमकियों से डरने वाला नहीं, कि उन्होंने फेसबुक लाइव किया था एक जनसभा की नुक्कड़ सभा में, उन्होंने कहा कि मैं जौनपुर की धमकियों से डरने वाला नहीं। ऐसे कौन सी धमकी मिल रही है उनको कि कह रहे हैं कि धमकियों से डरने वाला नहीं? देखिए, रवि जी की राजनीति पूरी टच एंड गो, आरोप लगाना मिथ्या और उसके बाद उसका प्रमाण न देकर के निकल जाना। शासन है, प्रशासन है, लोकतंत्र है, अपनी बात वो जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन को दे। अगर उनको लगता है ऐसे कि उनको धमकियां मिली तो ले जाकर के उसका प्रमाण दें, फोन कॉल के जरिए या जिससे भी उनको मिली, उसको प्रशासन को उसकी जानकारी दें। लिखित कंप्लेन उन्होंने कहीं दी नहीं। अब उनका जैसे मैंने आपसे बताया ना, टच एंड गो की राजनीति करते हैं, आरोप लगाना और भाग जाना, इसके अलावा उनके पास कोई और काम है नहीं। एक आरोप और भी साफ तौर पे उन्होंने लगाया कि 27 सालों से कोई काम नहीं हुआ सीवर प्लांट को लेकर के, नालियों को लेकर के, व्यापारियों की उत्पीड़ना। क्योंकि आपने कल एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी व्यापारियों के साथ में, आपने कहा कि व्यापारियों को समर्थन मिल चुका है, लेकिन उनका जो एक आरोप है, कई व्यापारी उनके साथ कल 100 घंटा घर पे भी मौजूद भी थे। आरोप ये है कि अगर अतिक्रमण का सबसे पहले कुछ होता है तो पहले व्यापारियों के ऊपर हमला होता है, उसके पहले कभी हरि प्रताप खड़े नहीं होते थे, केवल चुनाव के दौरान दिखते थे और अब फिर से व्यापारियों के पास आ रहे, ऐसा आरोप लग रहा है। तो सबसे पहले तोड़फोड़ उन्हीं की जाती है। जैसा मैंने कहा ना कि रवि गुप्ता का चूंकि पूरी राजनीति उसी पे बेस रही है, सचिन गोवर। जहाँ तक व्यापारियों का प्रश्न है, पिछले 27 साल से हमारे पिताजी के साथ, तो उसके पहले भी लखन लाल जी के अध्यक्ष रहे, उनके साथ भी व्यापारियों संगठन हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा। वजह ये थी कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो व्यापारियों के हित को हमेशा साथ देती है और उनका जो जो लाभ देना चाहिए उनको वो पहुंचाती है। दूसरी बात ये कि उन्होंने घोटालों का आरोप बहुत बड़ा लगाया। पेपरों में निकले कुछ हमें वो भी जानकारी मिली भर्ती को लेकर के नगर पालिका में। हमारे को भी ये पता है और ये खबरें काफी वायरल रही और कल रवि गुप्ता ने भी इसको लेकर के काफी जोर शोर से हल्ला बोला आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कि परिवारवाद ज्यादा चला। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद चलता है सपा जैसी पार्टी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः लोकतंत्र है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पद से निरंतर
जनता चुनती है, हमारी पार्टी सिर्फ एक सिंबल देती है, बाकी चुनना जनता का है। जनता अगर प्रेम स्वरूप आशीर्वाद हम लोगों को देती है तो जनता का आभार है इसमें रवि गुप्ता जी का या किसी दल का कोई वो योगदान इसका नहीं है कि सपा की तरह हमारे यहाँ कोई भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो है उनके बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उनके नाती को बना दिया जाएगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी के अंदर बहुत अच्छी है, उसमें पूरे पैनल के थ्रू नाम जाता प्रक्रिया है, इसके बाद प्रत्याशी को चुनना। फीवर प्लांट को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार हर चुनाव में ये मुद्दा रहा है और अभी तक उसका कोई भी जो है आगे कोई काम नहीं बढ़ पाया। ऐसा क्या है फीवर प्लांट को लेकर के हर मुद्दा? जैसे अगर बात करें तो 2017 के माफी चाहूंगा 2014 के पहले एक मुद्दा रहा है तिलमिला का फ्लाईओवर। हर लोकसभा विधानसभा में वो मुद्दा रहा है, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, गवर्नमेंट बनते ही सबसे पहले हरबंस सिंह अपना दल से थे, उन्होंने तिलमिला का फ्लाईओवर बनवा के उस मुद्दे के सांसदीय के मुद्दों को लेकर के खत्म कर दिया। अब एसीएल आ गया। अब हर नगर पालिका चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है सीवर प्लांट को लेकर के, और जोर शोर से हर एक प्रत्याशी, चाहे वो सपा का हो, चाहे रवि गुप्ता हो, चाहे जो हो, और 17 में भी ये हुआ था, 19 में भी ये हुआ। अब इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मदद बताएगी। देखिए फीवर प्लांट के लिए पिताजी ने जब विधायक रहे 2002 से 2007 उसी समय उन्होंने उसके बाद बसपा की सरकार है और सपा की सरकार ने उसको एक षड्यंत्र के तहत इसको एक अपने ठेकेदारों को उसमें अलॉट कर दिया और उस वक्त शहर का चूंकि विस्तारीकरण नहीं हुआ था तो छोटा प्लांट उन्होंने स्थिति कर दिया। आपको भी याद होगा कि यहाँ पे जो स्थिति प्लांट था ये 2011-12 में बन करके तैयार हो गया था। चालू अभी 2 साल पहले पिताजी के कार्यकाल में ही वो दोबारा चालू हो पाया। इसके पहले स्थिति प्लांट चालू नहीं हो पाया। अब जो नया विस्तारीकरण क्षेत्र है उसके लिए भी नालों का और 4 स्थिति के प्लांट नए भाजपा की सरकार में स्थापित किए जा रहे हैं। बेला देवी मंदिर के पीछे भोजपुर के पास एक स्थापित हो रहा है। 2 आपका दहिना मऊ दक्षिण के तरफ से निकाल करके साकेत विद्यालय के सामने से जा रहा है जहाँ वेटलैंड का और स्थिति का निर्माण हो गया। नाले का निर्माण किया जा रहा है जो भविष्य में ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ज्ञानेंद्र, थोड़ा सा हटके बात करते हैं। कल एक रवि गुप्ता ने सबसे बड़ा आरोप लगाया चौक घंटा घर को लेकर के कि जब तक हरि प्रताप से, आप भी सुन लीजिएगा, मैं वो आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। एक आरोप ये था कि सपा का भी ये आरोप था, उन्होंने ये कहा था कि चौक घंटा घर कई कभी रंगाई पुताई और जो है कभी कोई वहां पे निर्माण सही से नहीं हुआ, लेकिन जब से डीएम के हाथ में, प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी के हाथ में नगर पालिका की कमान आई, तब से शहर का रंग रूप बदलना। कितनी सच्चाई है? आपको कितना लगता है सही है? देखिए सारी योजनाएं तो पिताजी द्वारा लाई गई थी और चौक घंटा घर जो है हमारा ऐतिहासिक घर और आपको बताने में मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है। उसका नाम चौक जो रखा है स्वर्गीय पिताजी ने ही उसका नामकरण कराया था भरत और प्रत्येक वक्त ज्ञानेंद्र, 7 दिनों का वक्त अब बचा है और 7 दिनों में ही क्लियर हो जाएगा कि किसके दावों में सच्चाई है और जो बागी हैं वो कितना खेल बना पाते हैं, बिगाड़ पाते हैं बीजेपी का। इस 7 दिनों में क्लियर हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में चलता रहता है, तो ऐसे में चुनाव में जो आरोप है वो प्रत्यारोप तो जारी है। 7 दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल के साथ में इनके ये साथ थोड़ी सी प्रचार में निकलेंगे। मैनिफेस्टो आप बता दीजिए, आपने कुछ मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है क्योंकि आप कल से बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। आप मैनिफेस्टो देखिए मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत पिताजी ने 4.5 करोड़ की योजनाएं कराई थी जिसमें से 2.5 करोड़ की योजना आ गई है और उसमें काम चल रहा है, उसमें खत्म भी लगभग है। तो उनके देहांत के बाद मई के बाद उसमें एक भी पैसा उसमें किसी भी स्कीमों में भेजा नहीं। दूसरा है इसमें आपका एक उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी गरीब परिवार के लोगों के लिए शादी विवाह में जो दिक्कत आती थी मैरिज हॉल या एक विवाह मंडपम जिसका रुपए का बजट सैंक्शन होकर के पैसा भी आ चुका है, जगह चिन्हित की जा रही उसको वो कराया जा रहा है। कई जगह पे नए नाले का निर्माण हो रहा है, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है देवकली में ये है कि वहाँ तालाब तो हैं, प्राचीन तालाब हैं, तालाबों में पानी जल भराव के कारण जल निकासी नाले का निर्माण कराया जा रहा है ताकि जल निकासी हो जाए, बृहद सौंदर्यीकरण कराकर के लोगों को एक पर्यटक स्थल के रूप में उपलब्ध कराया जाए।
तो अखंड देखिए बिल्कुल हमारे साथ थे स्वर्गीय हरि प्रताप के सुपुत्र विशाल सिंह जी। और फिलहाल इनका मैनिफेस्टो और आरोपों का इन्होंने खुल के जवाब दे दिया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी 17 को मतदान होगा और 20 को रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल ये थे हमारे साथ विशाल। अखंड 7 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि किसके दावे हावी हैं और किनके जो बागी हैं वो कितना खेल बना पाते हैं, बिगाड़ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र आपका। जावेद के पास चलते हैं। जावेद, आगरा से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी बिल्कुल अखंड, आपको बता दें आगरा से बड़ी खबर कंगना रनौत को लेकर के है, जो कि आज कंगना रनौत जो कि हिमाचल की मंडी से सांसद हैं, उनकी आज आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में डेट है, तारीख है। कंगना रनौत ने जो किसान है, जो धरनारत थे, उनको लेकर के जो अभद्र टिप्पणी का की थी और गलत भाषा का प्रयोग किया था, उसको लेकर आगरा के जो रमाशंकर शर्मा है, अधिवक्ता है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें कंगना रनौत को कोर्ट ने नोटिस भी भिजवाया था और कंगना रनौत को 28 नवंबर को पेश होने के लिए आगरा के कोर्ट में नोटिस दिया था, लेकिन कंगना रनौत नहीं पहुंची और उनके वकील भी नहीं पहुंचे। इसके बाद में कोर्ट ने जो है 12 दिसंबर तारीख की थी और 7 दिसंबर को कंगना रनौत के दोनों पतों पर, हिमाचल वाले पते पर और दिल्ली वाले पते पर, उनको नोटिस भेजा है और जो कि वो प्राप्त भी हो चुका है। तो कोर्ट का साफ तौर से कहना है कि आज अगर कंगना रनौत कोर्ट में हाजिर नहीं होती है या उनके अधिवक्ता नहीं पहुंच रहे हैं और अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंगना रनौत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है अगर कंगना रनौत आज कोर्ट में पेश नहीं होती है तो। जी अकर अभी देखने वाली बात होगी कि कंगना आज भी पेश होती है या अपने वकील को ही भेजती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जावेद। अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश जी, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, कल की खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। कल एक हम लोगों ने खबर दिखाई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हम लोगों ने की थी। इसमें साफ तौर पर आपने भी कहा था कि पुलिस अगर उस पे कार्य करे तो जो एक बच्चा जो दूसरा था वो उसको भी बचाया जा सकता है। फिलहाल वो बच्चा तो नहीं मिला है, लेकिन जब लखनऊ में पुलिस ने जांच पड़ताल की है, उस घर में छापेमारी की है, तो वहां से झारखंड की 2 लड़कियां जरूर मिल गई हैं जिनको इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से यहाँ पर लखनऊ में लाया गया था। वहीं एक दूसरा बड़ा मामला कानपुर का जो है, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर में जो डंपर चालक है उसने नशे में धुत होकर के एक युवक को मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद लगभग 8 किलोमीटर दूर तक उसको घसीटता हुआ ले गया, जिससे उस व्यक्ति के परखच्चे उड़ गए हैं और आधा हिस्सा और आधी मोटर साइकिल का कुछ हिस्सा डंपर के टायरों में मिला है और बहुत सारे जो मांस के टुकड़े हैं वो रोड पर चित्र-बित्र हो गए थे। तो ये 2 खबरें जो थी, ये महत्वपूर्ण खबरें दर्शकों को बताने के लिए अखंड यही आज कानपुर की खबरें। बहुत बड़ी खबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के आप बता रहे हैं और आप इस पर काम भी करो, इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस दबिश दे रही है और अगर इस पर पूरी शीतलता के साथ नहीं, पूरी मेहनत के साथ और अगर पूरी धरपकड़ करे इन लोगों की, जो इस तरीके के लोग होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे तो जो हौसले होते हैं, जो इनके हौसले बुलंद होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और इस तरह के काम करने में कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। अब जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो बीजेपी के जो है वरिष्ठ नेता है और जो है सह प्रभारी भी है, उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा है और ये कहा है कि इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर को जो है इन्होंने जो है इस तरीके से उनका जो है दुरुपयोग किया। फिलहाल जो है भीमराव जो अंबेडकर जो है उनको जो है वो सम्मान जो है उचित तरीके से नहीं दिया गया। फिलहाल जो आरोप उनका ये है कि राहुल गांधी या जो वर्तमान में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे और महात्मा गांधी थे, अगर वो चाहते तो भीमराव अंबेडकर उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखा था, उनको अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपनी राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है भीमराव अंबेडकर को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे छोड़ता हुआ उसमें नजर आया। फिलहाल संविधान के जो रचयिता भीमराव अंबेडकर है, जिस तरह से जो सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ उनसे वोट लेने के लिए जो उनका नाम आगे करके दलितों का वोट लेने का जो काम है वो चुनाव में करती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ना कहीं सभी को एकत्रित करके जो है चुनाव की बात की जाए या संगठित कार्यक्रम की बात की जाए, वो हमेशा सभी को एक में लेके ही काम करती है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर के जिनके पद का दुरुपयोग किया है, उनको उस समय का अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप जो है उनका मीडिया में बड़ी तेजी से कल से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना था वो कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया। ये मामला मीडिया में बड़ी तेजी से इस समय उछाल हो रहा है अखंड, की ये काफी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है बस्ती में।
बिल्कुल सही बात है। जो नेता होते हैं वो तो आरोप लगाते हैं, दोनों पक्ष बीजेपी वाले कुछ और कहेंगे, कांग्रेस वाले कुछ और कहेंगे, लेकिन सबका अपना-अपना सोचना और समझना है। इसी को लेकर के जो डॉक्टर बीजेपी के अम्बेडकर जो नेता है उन्होंने प्रातःस्मरणीय हैं। तत्कालीन भारत के सबसे पढ़े लिखे और अच्छी सोच वाले राष्ट्रवादी नेता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया जाता है। लेकिन गांधी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया और अम्बेडकर को ढकेल दिया। दो धर्मों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, हिंदू और मुसलमान के आधार पर। तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना था कि जब धर्मों के आधार पर बंटवारा हो रहा तो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने देश में चले जाएं, मुसलमान उधर जाए और हिंदू यहाँ आ जाएं। गांधी जी ने कहा, अनशन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुसलमानों को यहाँ से पलायन नहीं होने देंगे। जबकि नोआखाली से और पेशावर से लाखों गाड़ियों में सेनानी। बड़ा आरोप है और कहीं न कहीं इस तरीके के सवाल बीजेपी और तमाम विपक्षी दल खड़े भी करते रहते हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें आती हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। अब आकाश के पास चलते हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अनम्यूट कर दें आकाश। पीलीभीत में ठंड को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार ने सभी तहसीलदारों एवं जो उप जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 5,377 कंबल क्रय कर तहसीलों में उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे जल्द ही इन कंबलों को गरीब असहाय लोगों तक पहुंचाना है। एवं रैन बसेरी की बात की जाए तो रैन बसेरी को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। शुद्ध पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था है, रजाई गद्दे हैं और अतिरिक्त सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क ये रखा गया है। और जो लोग सड़कों पर ठंड से ठिठुरते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और रैन बसेरे के आगे भी अलाव की व्यवस्था कराने के कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। नितिन जी, समय रहते अगर इस तमाम व्यवस्था को सुचारू रूप से पहुंचा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, तो ठंड में उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी जो कहीं न कहीं खुले आसमान में रात बिताने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। अपूर्व के पास चलते हैं। अपूर्व जी, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? देखिए, अखंड बड़ी खबर तो नहीं है। हालांकि राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट चरम पर है। लगातार दिन रात कार्य हो रहे हैं और सबसे जो खास बात निकल कर आई है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं निपेंद्र मिश्रा, उनका जो बयान आया है, उनका साफ तौर पर बयान है कि तीनों तलों में 50 दरवाजे लगेंगे जो स्वर्ण जड़ित होंगे और जो 7 मंदिर बनाए जा रहे हैं किनारे किनारे, उनके बीच में एक कुंड बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जड़ित दरवाजे हैं और जो शिखर है जो, और साथ ही साथ चबूतरा, अगर बात करें तो मंदिर का जो लास्ट स्टेज का काम है वो कहीं ना कहीं बड़ी ही कठिनतम है और इसमें स्वर्ण लगाए जा रहे हैं। ये सबसे अहम बात है। और हालांकि राम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, लोग कहते हैं, तो प्रभु राम विराजमान है, तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जड़ित का बात आया है, इसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। अयोध्या वासियों या बाहर के श्रद्धालु हो, भक्तगण हो, तो ये काफी उत्साह है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि राज्य महिला आयोग की जो सदस्य है प्रियंका मौर्य, वो अयोध्या दौरे पे थी 2 दिन के। उन्होंने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याएं को सुना। आज सुबह महिला थाना का निरीक्षण किया और साथ ही साथ औचक निरीक्षण नहीं कहेंगे, बता कर किया गया, क्योंकि पहले से ही इंफॉर्मेशन सारी उनकी थी। और साथ ही साथ महिला जिला चिकित्सालय का किया, उसके बाद अभी जिला चिकित्सालय का किया। तो लगातार बंदी गृह का, तो लगातार ये जो निरीक्षण का दौर है ये चलता रहा। हालांकि जो बयान आया है वो सब कुछ ठीक था। हालांकि मैं उनके साथ साथ भी निरीक्षण के दौरान था, लेकिन कोई गड़बड़ियां नहीं मिली, क्योंकि जहां पे उनको निरीक्षण करना था पहले से ही वहां पता था कि वो आ रही हैं, तो गड़बड़ी मिलने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अपूर्व आप कि अगर औचक होता तो शायद कुछ खामियां मिलती, कुछ कमियां मिलती, लेकिन जब पूरी तरीके से पूरा का पूरा प्रोटोकॉल गया होता है तो सारे के सारे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी, वो सतर्क रहते हैं। और शायद यही कारण भी है कि कोई भी खामी नहीं मिली है महिला सदस्य की टीम को, महिला सदस्य की जो महिला आयोग की जो सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। अब नितिन के पास चलते हैं। नितिन, गाजियाबाद से कौन सी बड़ी खबर है आज?
अखंड जी, अगर गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में एक ऐसा ड्रग्स जो रैकेट है वो पाया गया है जो नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था। मैं बता देता हूं, आज के दौर में अगर हम तो जो आम जनता है ज्यादातर काफी लोग, जो ज्यादातर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं ज्यादातर दर्द की दवाइयां खाती हैं क्योंकि वो काम करती हैं। और उसके बाद जो दवाइयां हैं, जो हम लोग दवाइयां खा रहे हैं वो नकली खा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम जब मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि जो दवाई है उससे हमें लेने से आराम होगा, हमारा पैसा भी वेस्ट होता है। उसके बावजूद वो दवाई खाने के बाद हम अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। गाजियाबाद में एक मोदी नगर में काफी बड़ा रैकेट पाया गया है जो नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था। जो गठिया बाई की दवाई या अन्य रोगों की जो दवाई हैं वो नकली रूप से बनाकर उनको बेचा जा रहा था, मार्केट में लाया गया था। वो मार्केट में धड़ल्ले से वो दवाइयां बिक रही थी जो फायदा नहीं कर रही थी लोग। तो वहीं जब ड्रग्स इंस्पेक्टर से बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इनसे जुड़े और लोग हैं वो पूरे भारत में उनका नेक्सस चल रहा था। लगातार काफी दिनों से वो दवाइयां जो है नकली बनाकर बेच रहे थे। अभी ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। जल्द से जल्द पूरे रैकेट को का पर्दाफाश किया जाएगा। जो नकली दवाई बनाने में जो एक कारोबार था पूरा चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए और उनकी जो पकड़ है वो की जा रही है। जल्द से जल्द पूरे गिरोह को पकड़ा जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है बिल्कुल नितिन, इस तरीके की कार्रवाई करते रहना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ इस तरीके की जो नकली फैक्ट्रियां, नकली दवाई बेचने वाले जो भी स्टोर्स हैं, आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, वो ना सिर्फ लोगों की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि जो लोगों का इलाज, सही इलाज मिल पाए उन दवाइयों की वजह से वो इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नितिन। तो अभी चलते हैं सुल्तानपुर एसपी सिंह के पास। एसपी सिंह जी, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से? अखंड आज बताइए, सुल्तान हम बताइए बताइए। आज सुल्तानपुर में मणिपुर और आसाम के राज्यपाल महोदय का आगमन हो रहा है। मिलेनियम बर्ड पब्लिक स्कूल में शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सारी व्यवस्थाएं एकदम मुस्तैद है। ये विद्यालय के बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को अपना मैसेज देंगे। 2:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे और 4 बजे यहाँ पहुंचेंगे और 4:45 तक इनकी 45 मिनट इनकी सभा होगी। उसके बाद ये 4 लाइन से बनारस के तरफ जो है अपना रुख करेंगे। वहीं बनारस में कार्यक्रम इनका ठहराव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसपी सिंह। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे आपके सामने हाजिर 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम आपके सामने फिर से कल हाजिर होंगे 12 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।